गुड मॉर्निंग बच्चों। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 में आज हम अध्याय 7 और अध्याय 8 को करने वाले हैं। मेरे साथ सब लोग जुड़ जाइए और अपनी अपनी 8th ग्रेड भर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से हमारा पाठ 7 शुरू हो रहा है, उसके बाद हम पाठ 8 भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे नीति के दोहे हैं। नीति के दोहे, नीति के दोहे, ठीक। पाठ 7 है हमारा नीति के दोहे, ठीक। इसमें हमारा पहला प्रश्न है बहुविकल्पी में तुलसीदास ने संत को किसके समान बताया है। तो तुलसीदास ने संत को हंस के समान बताया है। जैसे हंस होता है वो दूध और पानी में से दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी तरह से जो संत होते हैं वो भी अच्छाइयों को ग्रहण कर लेते हैं और बुराइयों को अलग कर देते हैं, ठीक। तो संत की तुलना किससे की गई है? हंस से। अगला प्रश्न है आग शब्द का तत्सम रूप क्या है। आग यहाँ पर तद्भव है, हमको बताना है कि आग का तत्सम रूप क्या होता है। तो आग का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है? अग्नि होता है, ठीक। चलिए तीसरा प्रश्न है तरवर फल नहीं खात है सरवर पिए नहीं पान, इस पंक्ति के कवि कौन है। तो इस पंक्ति के कवि कौन है? रहीमदास जी हैं। हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, रहीम। अगला प्रश्न है बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन के माध्यम से कवि क्या प्रेरणा दे रहा है। तो कवि प्रेरणा दे रहा है यहाँ पर परिश्रम करने की। जिस तरह से बिना और डुलाने से हवा नहीं आती ना, उसी तरह से बिना परिश्रम करने से हमें फल की प्राप्ति नहीं होती। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, परिश्रम। चलिए अगला प्रश्न है यदि हमें चने की फसल बोनी हो तो उसके लिए कौन सी मिट्टी होनी चाहिए। तो हमने देखा था दोहे में, है ना, कि मैदे गेहूँ ढेले चना। तो यहाँ पर जो ढेलेदार मिट्टी होती है इसमें चने की फसल अच्छी होती है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कबीर के अनुसार खाली स्थान का पेड़ बोने से आम नहीं मिलता। तो कबीर ने कहा है कि बबूल का पेड़ बोगे तो बबूल ही मिलेगा, आम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या भरेंगे? बबूल भरेंगे। दूसरा है 7वां प्रश्न तुलसीदास के अनुसार यदि शरीर खेत है, ठीक है, यदि हमारा शरीर खेत है तो पाप पुण्य क्या है? उस खेत में बोने वाले बीज हैं, जैसा बोगे वैसे ही काटोगे, ठीक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीज। अगला प्रश्न अब मनुष्य को ना अधिक बोलना चाहिए और ना अधिक चुप रहना चाहिए। यहाँ पर हम क्या भरेंगे? चुप भरेंगे, ठीक। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, हमने दोहा में पढ़ा है ना, हाँ वही। अगला प्रश्न है मात्रा या वर्ण के आधार पर की गई रचना क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। दो प्रकार की होती है, मात्रिक और वर्णिक। जहाँ पर मात्राओं की गिनती होती है उसे मात्रिक, जहाँ पर वर्णों की गिनती होती है उसे वर्णिक, ठीक है ना। तो मात्रा या वर्ण के आधार पर जो की गई रचना होती है उसे छंद कहते हैं, छंद कहलाती है, हम छंद भरेंगे, ठीक। अगला प्रश्न है बरखा शब्द का तत्सम रूप खाली स्थान है। बरखा, बरखा मतलब क्या होता है? वर्षा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो इसका तत्सम रूप है वो क्या हो जाएगा? वर्षा हो जाएगा। बा का तत्सम रूप क्या हो जाता है? हमेशा भी बा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो वाह हो जाएगा। वाह में तत्सम होता है और बा में तद्भव बन जाता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हीरा कभी यह नहीं कहता है मेरा मूल्य लाख रुपए है। पंक्ति के लिए दोहे में से उचित पंक्ति छांट करके हमको लिखना है। तो उचित पंक्ति हमारी क्या है? रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मूल। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि हीरा कब कहता है कि मेरा मूल लाख टका है, ठीक। ये उचित पंक्ति है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न है तुलसीदास ने काया को किसके समान कहा है। तुलसीदास ने काया को, काया मतलब हमारा तन, ठीक है ना, और काया को किसके समान कहा है? तो काया को खेत के समान कहा है। तुलसीदास ने काया को खेत कहा है। क्या कहा है? खेत कहा है, ठीक। चलो अगला प्रश्न है
जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गह ही पय परिहरि बारी विकार। इस दोहे का अर्थ लिखना है, भावार्थ लिखना है कि इस दोहे का क्या अर्थ है। तो जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, अर्थात कवि कहते हैं तुलसीदास की इस संसार में जड़ तथा चेतन सभी पदार्थ में गुण तथा दोष विद्यमान होते हैं, ठीक है ना। लेकिन संत हंस गुण गह ही पय, लेकिन जो सज्जन लोग होते हैं, संत मतलब सज्जन लोग, जो सज्जन लोग होते हैं वो हंस के समान, हंस गुण गह ही पय, हंस के समान बुराई को छोड़कर अच्छाई को ग्रहण कर लेते हैं, ठीक। चलो अगला प्रश्न है, पाठ के अनुसार कौन सा पेड़ कटने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता है। तो हमारे पाठ के अनुसार जो चंदन का पेड़ होता है ना, वो कटने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, पाठ के अनुसार चंदन का पेड़ कटने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता है, ठीक। चलो अगला प्रश्न है, अब प्रश्न क्रमांक 15, कबीर ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है ना। कबीरा निंदक राखिए, और निंदक को अपने पास रखना चाहिए, आंगन कुटी छवाए वाला दोहा हमने पढ़ा है ना। तो कबीरदास जी जो निंदा करने वाला होता है, अर्थात जो बुराई करने वाला होता है, उसे अपने पास रखने के लिए कहा है। तो क्यों कहा है ये बताना है। तो कबीर ने बुराई करने वालों के लिए कहा है कि ऐसे लोग बिना जल और साबुन के मन के स्वभाव अर्थात बुराई को क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। बार बार जब निंदा करेंगे तो हम वो काम को छोड़ देते हैं और हमारे अंदर से वो बुराई समाप्त हो जाती है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, करत करत अभ्यास किए जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जात तहसील पर परत निशान। इन पंक्तियों को पढ़कर बताइए कि यह कौन सा छंद है, ठीक है। तो मैं इसका तरीका बता रहा हूँ, आप लोग पहले गिनती करेंगे कि इसमें कितनी मात्राएं हैं। तो जो लघु होगा वहाँ पर 1 मात्राएं, और जो दीर्घ होगा यानी जो बड़ा होगा कोई भी शब्द कोई भी अक्षर, तो वहाँ पे 2 मात्राएं गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, आ में कर लेंगे हम 2 मात्रा, क्योंकि आ के बाद क्या है, आधा भा है, आधा भा के पहले आधा अक्षर के पहले वाला वर्ण हमेशा गुरु गिना जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। तो 1 2 3 4 5 6 2 8 2 10 11 12 13, यहाँ पर कितनी है, 13 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं, 13 मात्राएं हैं, और यहाँ पर 11 मात्राएं हैं, फिर यहाँ पर 13 मात्राएं हैं, और फिर यहाँ पर 11 मात्राएं हैं। तो 13 11 13 11 से टोटल 24 मात्राएं होती हैं। यहाँ पे दोहा छंद होता है। कौन सा छंद होता है, दोहा छंद होता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर है, यह दोहा छंद है। यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके पहले व तीसरे चरण में 13 13 हमने गिना ना, 13 13 मात्राएं पहले तीसरे में 13 13, और दूसरे व चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 17, रहीम ने जड़ को सींचने पर बल क्यों दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि जड़ ही तो मूल है ना, अगर वही नहीं सींचोगे तो पेड़ कैसे फल देगा, है ना। तो रहीम ने जड़ को सींचने पर बल दिया है, क्योंकि जड़ को सींचने से पेड़ हरा भरा रहता है। ऐसा नहीं कि हम पेड़ में पानी डालेंगे तो हरा भरा रहेगा, जड़ में सींचना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, अपने क्षेत्र में प्रचलित मौसम और कृषि से संबंधित 3 कहावतें लिखना है अपन को, ठीक है। यहाँ पे हम 3 कहावतें लिखे हैं, आप दूसरी कहावतें भी लिख सकते हो जो आपको पता हो, ठीक है। तो यहाँ पे खेती से संबंधित हमारी पहली कहावत है, उत्तम खेती मध्यम बान, ठीक। दूसरा है, 1 हर हत्या 2 हर काज 3 हर खेती 4 हर राज, ये भी एक कहावत है, ठीक। तीसरी कहावत है, आषाढ़ सावन करी गमतरी कार्तिक खाए पुआ, ठीक। आषाढ़ सावन में गमतरी करोगे तो क्या खाओगे कार्तिक में, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है वह प्रश्न क्रमांक 19, कबीर ने अपने दोहों में कौन कौन सी सीख दी है। पाठ के आधार पर लिखना है। हम कबीर के दोहे को पढ़ेंगे, उसका निष्कर्ष निकालेंगे कि प्रत्येक दोहे में कबीरदास जी ने कौन कौन सी सीख दिया है, ठीक है। तो हमारा उत्तर यहाँ पर, कबीर ने अपने पहले दोहे में संसार को सेमल के फूल की तरह माना है ना, यह जग सेमल फूल है ना, ऐसे करके। तो सेमल के फूल के समान माना है, ठीक है, जो देखने में सुंदर लगता है लेकिन किसी काम का नहीं होता। उसी तरह से व्यक्ति की संसारिक जो चकाचौंध है ना, उसमें नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि देखने में अच्छा होता है लेकिन हमारे लिए लाभकारी नहीं होता, ठीक है ना, किसी काम का नहीं होता। दूसरे दोहे के माध्यम से कबीर कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए,
ठीक है ना। क्या करना चाहिए? अच्छे कर्म करने चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। ठीक है ना, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। आगे दोहे में कबीर ने सलाह दी है कि बुराई करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। वो बोले हैं ना कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, है ना। तो बुराई करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। इससे हमारा क्या होता है, हमारे मन के अंदर जो बुराई होती है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ठीक। अपने आखिरी दोहे में कबीर ने अति को हर जगह वर्जित माना है। बोला है ना, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, ऐसे करके दोहे हैं उनके। ठीक है, तो कबीरदास जी ने अपने दोहे के माध्यम से यही सीख दी है यहाँ पर। ठीक, चलो अगला प्रश्न है पाठ 7 का आखिरी प्रश्न है ये। पाठ 7 का कौन से पाठ 7 चल रहा था हमारा अभी। जो बच्चे बाद में जुड़े हैं वो देख सकते हैं कि ये हमारा पाठ 7 चल रहा है। पाठ 7 का ये आखिरी प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 20। बार बार अभ्यास करने से सफलता अवश्य मिलती है, इस संबंध में अपना अनुभव लिखना है। ठीक है, अगर आपने बार बार अभ्यास किया होगा किसी चीज़ के लिए या पढ़ने के लिए या कोई कार्य करने के लिए, बाद में अगर आप उसमें सफल हो गए होगे तो उस बारे में अपना अनुभव लिखना है। ठीक है, तो बार बार अभ्यास करने से सफलता अवश्य ही मिलती है। यदि व्यक्ति ईमानदारी से अभ्यास करता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है। ठीक है ना। मेरा एक अनुभव है कि मुझे पहले सही उच्चारण करने में कठिनाई जाती थी और शब्दों की सही वर्तनी बोल नहीं पाता था, लेकिन बार बार अभ्यास करने से मुझे उसमें सफलता मिल चुकी है। पहले मुझे कविता कहानी को कंठस्थ करने में कठिनाई होती थी, लेकिन अब मैं निरंतर अभ्यास करके उसमें सफलता प्राप्त कर ली है। ये मेरा अनुभव है। ठीक है ना। अलग अलग बच्चे का अलग अलग अनुभव हो सकता है और यहाँ प्रत्येक बच्चे का अलग अलग उत्तर भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो हमारा पाठ यहाँ पर 7 होता है समाप्त। अगला पाठ है पाठ 8। यहाँ से हम पाठ 8 करने वाले हैं। कौन सा पाठ 8। अभी तक हम पाठ 7 कर रहे थे, अब हम पाठ 8 के प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ठीक, चलो अब्दुल कलाम है ना पाठ 8 में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से जुड़े प्रेरक प्रसंग, है ना, ऐसा है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है, पुण्य भूमि समासिक पद है। पुण्य भूमि, जब मैंने तत्पुरुष समास पढ़ाया था तो मैंने तत्पुरुष के 6 भेद आपको बताया था शायद। ठीक है ना। और मैंने ये भी बताया था कि जो तत्पुरुष है, जो कारक होते हैं अपने, वो कारकों पर ही आधारित होते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बताना है पुण्य भूमि समासिक पद है, तो द्वंद्व तो है नहीं, कर्मधारय तो भी है नहीं और द्विगु भी नहीं है। हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। पुण्य भूमि यानी पुण्य की भूमि। कैसी भूमि? पुण्य की भूमि। ठीक, पुण्य की भूमि यानी पुण्य भूमि, यहाँ पे तत्पुरुष समास है। ठीक, कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए है तत्पुरुष समास। ठीक, चलो दूसरा प्रश्न है, मिसाइल का उपयोग होता है। ये तो सभी लोग जानते हैं ना कि मिसाइल का उपयोग कहाँ होगा। पढ़ाई में तो होगा नहीं, भोजन भी में नहीं होगा, कविता में क्यों होगा? ठीक है, कहाँ होगा? युद्ध में होगा। मिसाइल का उपयोग कहाँ होता है? युद्ध में होता है। ठीक, चौथा प्रश्न, तालाब शब्द का पर्यायवाची है। हमको बताना है कि तालाब शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो यहाँ पे जलजला तो है नहीं, जलज तो है नहीं, क्योंकि जलज तो कमल का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। ये ताला की जगह अगर ताल होता तो तालाब का पर्यायवाची हो जाता, लेकिन यहाँ पे ताला लिखा है, मतलब ये भी नहीं है। जलजला तो होता ही नहीं है। हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी, जलाशय। जलाशय जो है वो तालाब का पर्यायवाची है। ठीक, अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। हमको बताना है कि द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में योजक चिन्ह भी होता है ना। तो हम वैसे भी समझ गए कि यहाँ पर हीरा मोती, हीरा और मोती। ठीक है ना, ये क्या है? द्वंद्व समास है यहाँ पर। ठीक, चलो कमल नयन तो क्या है? कमल के समान और नयन वाला, या कमल के जैसे नयन वाला, यहाँ पर क्या है? कर्मधारय समास हो गया। चलो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। उसको पढ़ने से पहले हमें ये देखना है कि नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे शब्द दिए हैं, इन्हीं शब्दों में से सटीक शब्द को चुन करके हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 है, डॉक्टर कलाम को पहली नौकरी कनिष्ठ सहायक वैज्ञानिक ठीक के पद पर मिली थी। ठीक है, यहाँ पर हम इसको भर लेंगे। 7वां है माई जर्नी। माई जर्नी क्या है? एक फेमस किताब है, पुस्तक है। माई जर्नी नामक पुस्तक में डॉक्टर कलाम ने, किसकी है ये पुस्तक? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है। ठीक है, अपनी आत्मकथा लिखी है इस पुस्तक में। क्या लिखी है? अपनी आत्मकथा लिखी है माई जर्नी नाम से। अगला प्रश्न है 8वां, डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति पद पर भी रहे हैं। ठीक है ना, राष्ट्रपति भरना है। अगला प्रश्न है, व्यवसाय में शीर्ष पर पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास का गुण होना चाहिए। अगर आत्मविश्वास नहीं होगा तो आप पहले ही असफलता में वो काम करना है आप छोड़ दोगे, इसीलिए आत्मविश्वास बहुत आवश्यक है। यहाँ पे लिखा है प्रश्न क्रमांक 10, सभी को मन लगाकर पढ़ना चाहिए। सभी को यहाँ पर हमसे पूछा गया वाक्य में कर्म कारक खाली स्थान है, तो कर्म कारक क्या होगा? को होगा। भाई कर्ता कारक क्या होता है? ने होता है। और कर्म कारक क्या होगा? को होगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ऐसा मैंने याद करवाया था ना, हाँ वही है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? को होगा। कर्म कारक क्या है? यहाँ पर को है। ठीक, चलो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से संबंधित सारे प्रश्न हैं ये। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 11 है, डॉक्टर कलाम के किस कथन ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है? डॉक्टर कलाम ने का ऐसा कौन सा विचार था, ठीक है, ऐसा कौन सा कथन था जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है? ये अलग अलग जो बच्चे हैं उनको अलग अलग विचार प्रभावित कर सकता है, लेकिन मुझे जो विचार प्रभावित किया वो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, कि डॉक्टर कलाम पैसों के लिए विदेश नहीं गए, बल्कि देश सेवा के भाव से भारत में ही अपना सब कुछ दिया। यही बात मुझे सर्वाधिक प्रभावित करती है दोस्तों, बिल्कुल करती है। ठीक है, मान लीजिए अगर विदेश चले जाते नौकरी करने के लिए, तो क्या हमें भारत में अब्दुल कलाम जैसे मिसाइल मैन व्यक्ति क्या मिल पाता? सोचिए, नहीं मिल पाता। ठीक है, आज के लोग जो लोग पैसों के लिए विदेश जाते हैं काम करने, उनके अंदर देश सेवा का भाव बिल्कुल भी नहीं है। वो जो विदेशों में सेवाएं दे रहे हैं, अगर अपने देश में वो सेवाएं दें तो हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो यही उनका जो विचार था, ये मेरे को ना सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है कि वो पैसे के लिए विदेश नहीं गए काम करने। ठीक है, बल्कि अपने भारत में ही अपना संपूर्ण योगदान दिया और भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया। इनमें इनका सर्वाधिक योगदान है। ठीक, चलो अगला प्रश्न है, डॉक्टर कलाम ने गुरु की डांट फटकार को क्या समझा? ठीक, आजकल के बच्चे भी हैं ना, गुरुजी डांटते हैं, है ना, तो गुस्सा हो जाते हैं, खपा हो जाते हैं, बात नहीं करते या कि कुछ दूसरा ही व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो आजकल के बच्चों जैसे वो नहीं थे। ठीक है, डॉक्टर कलाम जो थे ना, वो गुरु की डांट फटकार को मार्गदर्शन समझकर, क्या समझते थे? मार्गदर्शन समझते थे। वो बोलते थे कि वो डांट रहे हैं तो मेरे को अच्छे रास्ते पे लाने के लिए, मेरा मार्ग सुचारू रूप से मैं अच्छे मार्ग पे चल सकूं, मार्गदर्शन कर रहे हैं मेरा वो। ठीक है, कठिन परिश्रम करके हमेशा अच्छे अंक प्राप्त किए। ठीक है ना भाई, डॉक्टर कलाम गुरु की डांट फटकार को ना मार्गदर्शन समझते थे। क्या क्या समझते थे? मार्गदर्शन और समझते थे, और कठिन परिश्रम करके हमेशा अच्छे अंक प्राप्त करते थे। ठीक है, आप लोग को भी हमेशा कठिन परिश्रम करना है और अच्छे अंक प्राप्त करना है। ठीक, चलो अगला प्रश्न है वह प्रश्न क्रमांक 13, डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, IMP प्रश्न है ये। ठीक है, कि डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता था? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, उत्तर क्या है हमारा? डॉक्टर कलाम ने भारत में अनेक मिसाइलों तथा प्रक्षेपण यान के विकास में योगदान दिया। बिल्कुल योगदान दिया भाई, अग्नि मिसाइल, है ना, हमने देखा है कि रामलीला में वो गए थे, है ना, वहाँ से उन्होंने अग्नि मिसाइल की प्रेरणा ग्रहण की थी। तो
अग्नि मिसाइल और अनेक प्रक्षेपण यान के विकास में योगदान दिया है। मिसाइल तथा डॉक्टर कलाम एक दूसरे के पूरक थे, इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता था। ठीक है ना, मिसाइल कहो तो डॉक्टर कलाम और डॉक्टर कलाम कहो तो मिसाइल। ठीक है, यानी एक दूसरे के पूरक बन चुके थे वो, इसीलिए डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। ठीक है बेटा, चलो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14। इसमें कहा गया है कि सप्ताह में एक प्रत्यय जोड़कर, ठीक है, मान लीजिए सप्ताह एक शब्द है, क्या है शब्द, यहाँ पर सप्ताह है, सप्ताह एक शब्द है, ठीक, इस पे क्या लगा है, एक प्रत्यय लगा है, तो क्या बन जाएगा, साप्ताहिक बन जाएगा। जैसे एक प्रत्यय लगेगा ना बेटा, सा क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, और साप्ताहिक की जगह साप्ताहिक हो जाएगा। तो वो एक प्रत्यय जोड़कर साप्ताहिक शब्द बना है, क्या बना है, ये देखो बड़ा हो गया ना, सा दीर्घ हो गया। ये छोटी छोटी बातों को हमको ध्यान देना है। ठीक है, इसी तरह एक प्रत्यय वाले 3 शब्द बनाना है, एक प्रत्यय लगा करके 3 शब्द बनाना है। तो जैसा हमने पहला में लिखा समाज, क्या लिखा, समाज, ये छोटा सा है, ठीक है, गलती से बड़ा हो गया था, छोटा सा है ये, तो समाज है। अब ये समाज में एक प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया, ये सामाजिक बन गया, क्या बन गया, सामाजिक बन गया, और सा कैसे हो गया, दीर्घ हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि सा यहाँ पे कैसा है, दीर्घ है। ठीक, दूसरा है विज्ञान, विज्ञान में एक प्रत्यय लगा तो ये वैज्ञानिक नहीं बनेगा बल्कि वैज्ञानिक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वैज्ञानिक बन जाएगा। इसके कुछ नियम होते हैं, जब मैं उपसर्ग और प्रत्यय आपको पढ़ाऊँगा तो बिल्कुल भी बता दूंगा कि ये कैसे बदलते हैं। ठीक है, इसी तरह से राजनीति, राजनीति भी एक शब्द है, इसमें एक प्रत्यय लग गया तो राजनैतिक बन गया, क्या बन गया, ये राजनैतिक बन गया, नी में ए की मात्रा हो गई, राजनैतिक हो गया। ठीक, चलो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15। यदि आप वैज्ञानिक बन गए तो आप किसका आविष्कार करेंगे और क्यों। ठीक, ये प्रश्न विशेष रूप से आप सभी के लिए है, बच्चों के लिए है, अलग अलग बच्चा है जो अलग अलग आविष्कार करने वाला है। ठीक है ना, तो आपको ये प्रश्न का उत्तर खुद से देना है। ठीक है, आपकी सहायता के लिए मैं एक उत्तर यहाँ पे दे रहा हूँ, है ना, इसी से संबंधित आप दूसरा भी उत्तर लिख सकते हो। जैसे मैंने क्या लिखा है, देखो, यदि मैं वैज्ञानिक बन गया तो ऊर्जा स्रोतों की खोज करूँगा, किसकी करूँगा, ऊर्जा स्रोतों की खोज करूँगा। ठीक है ना, इससे हमारे देश को ऊर्जा की आवश्यकता पूरी हो सकेगी। ठीक है ना, कोई बच्चा है वो किसी और चीज़ की खोज करेगा, कोई ऐसी घड़ी बनाना चाहेगा, है ना, जो भूत भविष्य दिखाए, है ना, अलग अलग वो है। ठीक है, तो कोई कुछ भी खोज करेगा, कुछ भी आविष्कार करेगा। मैं आप लोगों को एक हिंट के तौर पे ये उत्तर यहाँ पे लिखा हूँ कि अगर मैं वैज्ञानिक बन गया तो ऊर्जा स्रोतों की खोज करूँगा, है ना। आप कुछ और खोज करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे ये भी आपको बताना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16। डॉक्टर कलाम का पूरा परिवार सामाजिक समरसता से समरसता, ठीक है ना, डॉक्टर कलाम का पूरा परिवार जो है ना वो सामाजिक समरसता से सराबोर रहा। पाठ में आई किसी एक घटना द्वारा इसे स्पष्ट कीजिए। घटना तो बड़ी है, लाइनें यहाँ पर 3 हैं, इसीलिए हम किसी भी घटना को संक्षिप्त रूप में यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो डॉक्टर कलाम का पूरा परिवार सामाजिक समरसता से सराबोर रहा है। रामेश्वर में आयोजित सीताराम विवाह में इनके परिवार के द्वारा ही नौकाओं की व्यवस्था की जाती है और मूर्ति को उन्हीं नौकाओं के माध्यम से लाया जाता है। ठीक, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक छोटी सी घटना है जिसके द्वारा ये पता चलता है कि डॉक्टर कलाम का जो पूरा परिवार है वो सामाजिक समरसता से सराबोर रहा है। ठीक, चलो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17। किस घटना से कलाम के मन में अग्नि मिसाइल का सूत्रपात हुआ। देखो वो प्रश्न आ भी गया है ना कि कौन सी घटना ऐसे हुई थी। रामलीला देखने गए थे, है ना, वहाँ पे देखा कि राम ने रावण की नाभि में, है ना, अग्नि बाण चलाया था जिससे उसका अमृत कुंड सूख गया था, है ना। इसी से प्रेरणा लेकर के ही उन्होंने क्या बनाया था बेटा, अपना अग्नि मिसाइल बनाया था, अग्नि मिसाइल का सूत्रपात किया था। तो चलिए उत्तर देखते हैं। एक बार डॉक्टर कलाम अपनी माँ के साथ रामलीला देखने गए थे। दृश्य था राम रावण युद्ध जिसमें अग्निबाण के द्वारा ही
राम ने रावण की नाभि में स्थित अमृत कुंड सुखाकर उसका वध किया था। इसी दृश्य से, ठीक है ना, इसी अग्नि बाण से ही डॉक्टर कलाम ने क्या किया था, अपनी अग्नि मिसाइल का सूत्रपात किया था। कौन सी मिसाइल का? अग्नि मिसाइल का सूत्रपात किया था। ठीक, चलो अगला प्रश्न है, परि उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 4 नए शब्द बनाना है। इसके पहले हमने क्या लगाया था बेटा? प्रत्यय लगाया था। इसके पहले हमने प्रत्यय लगा के नए शब्द बनाए थे। अब हम उपसर्ग लगा के नए शब्द बनाने वाले हैं। ठीक है, अब हम उपसर्ग लगा के नए शब्द बनाने वाले हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर, पूर्व का मतलब पहले जुड़ करके एक नवीन परिवर्तित शब्द बना देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कल्पना मूल शब्द है, इसमें हमने उपसर्ग लगा दिया परि, क्योंकि परि ही लगाना है। यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कि परि उपसर्ग लगाना है। ठीक है, तो कल्पना में परि उपसर्ग लगाए तो परिकल्पना हो गया। क्या हो गया? परिकल्पना हो गया। इसी तरह कथा में परि उपसर्ग लगाए तो परिकथा हो गया। इसी तरह इच्छा में हम परि उपसर्ग लगाए तो परीक्षा हो गया। इसी तरह से हम वेश में परि उपसर्ग लगाए तो परिवेश हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप लोग भी परि उपसर्ग लगा के दूसरे शब्द भी बना सकते हो। ठीक, चलो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कारक से संबंधित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कारक से संबंधित है। कारक और तत्पुरुष समास, अगर कारक को जान लिए तो तत्पुरुष समास को जान लोगे। मैंने बोला भी था एक, है ना आपसे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? मोहन के लिए आम लाओ। यहाँ पे के लिए में क्या है? हमको बताना है कि जो कारक चिन्ह है ना, रेखांकित कारक चिन्ह, उसको पहचान करके लिखना है। यहाँ पर के लिए में है ना, ये नीचे लाइन, तो मोहन के लिए आम लाओ, इसमें बताना है कि कौन सा कारक है। तो संप्रदान कारक है। इसमें कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या होता है? हम किसी के लिए कुछ करते हैं, ठीक है ना, है ना। इसका कारक चिन्ह होता है के लिए। क्या होता है? के लिए होता है। ठीक है, और जैसे भिखारी के लिए, है ना, किसी चीज़ के लिए, ठीक है, बच्चे के लिए, है ना, पिता ने ये लाया वो लाया, वो सब संप्रदान कारक में जाएगा। इसी तरह से दूसरा है, रमेश से कहो कि पुस्तक पढ़े। रमेश से कहो, किससे कहो भाई? रमेश से। तो यहाँ पे कौन सा कारक? करण से के द्वारा हमने पढ़ा ना कारक में कि करण का जो कारक चिन्ह हो क्या है? से है। ठीक, इसी तरह से तीसरा, अरे आज तो बारिश होने लगी। अरे हो, अरे हे, भो, रे, अरे, मतलब ये सब के सब क्या है? संबोधन कारक है। क्या है बेटा? संबोधन कारक है। ठीक, अगला है, यह हिंदी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? हिंदी की पुस्तक है। मतलब पुस्तक और हिंदी में क्या बन रहा है? संबंध बन रहा है कि किसकी पुस्तक है? हिंदी की पुस्तक है। तो यहाँ पर क्या होगा? का के की जब भी आएगा तो वहाँ पे संबंध कारक होगा। ठीक, चलो अगला है, डॉक्टर कलाम ने कविता लिखी। किसने कविता लिखी? किसने? डॉक्टर कलाम ने। सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है। कर्ता ने कर्म को, हमने पढ़ा ना, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये कारक आपको समझ में आ गए होंगे। भले हम यहाँ पे भर रहे हैं, लेकिन मैं आपको समझाता भी जा रहा हूँ, इसीलिए ताकि आपको कारक समझ में आ जाए। ठीक, चलो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20 और अंतिम भी प्रश्न है। पाठ 8 का अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20। ठीक, पाठ 8 है यहाँ पर। पाठ 8 में अंतिम प्रश्न है, हम समय को स्वर्ण देकर भी वापिस क्यों नहीं खरीद सकते? अपने विचार लिखना है बेटा। क्या करना है इसमें? अपने विचार लिखना है कि हम समय को कितना भी धन देकर क्यों नहीं खरीद सकते वापस, ये बताना है, अपने विचार देना है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि हम क्या लिखें, हमारे विचार क्या हैं। आप अपना विचार भी दे सकते हो। ठीक, चलो, तो हम समय को स्वर्ण देकर भी खरीद नहीं सकते क्योंकि, ठीक, क्योंकि वह निरंतर गतिमान है। कैसा है बेटा? निरंतर गतिमान है। वह कभी किसी के लिए नहीं रुकता। एक बार बीता हुआ समय चला गया तो फिर उसे कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता।
ठीक है ना। इसीलिए समय की महत्ता को स्वीकार करो और समय रहते अपना काम कर लेना चाहिए। कबीरदास दास जी भी ने कहा है ना, क्या कहा है कि हमें समय में काल करे सो आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। इसीलिए हमें कल का काम आज ही कर लेना चाहिए और आज का काम तुरंत करने लग जाना चाहिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। क्या पता अगले ही क्षण हमारी मृत्यु हो जाए और हम वो काम न कर पाएँ, है ना। चलो, हम समय को खरीद नहीं सकते, लेकिन इसका सदुपयोग जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं ना सदुपयोग। हाँ, हमें समय को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। समय के महत्व को समझाते हुए उसका उपयोग करना चाहिए तथा समय को बचाना भी चाहिए। ठीक, चलो आगे क्या लिखा है। आज जो समय हमारे पास है उसकी कद्र करके उसका उपयोग अच्छे कार्यों में करें, व्यर्थ ही उसे ना गंवाएं। ठीक है ना। एक प्रसिद्ध दोहा भी समय के महत्व को बता रहा है और ये दोहा है कबीरदास जी का। ठीक, दोहा क्या है। काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। ये दोहा है जो समय के महत्व को समझा रहा है। किसके महत्व को समझा रहा है। समय के। अतः हमें समय के महत्व को भी समझना चाहिए। ठीक है, और समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, उसे व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। चलो, तो हम यहाँ पर पाठ 7 और पाठ 8 ये दोनों पाठ का हमने प्रश्न उत्तर यहाँ पे 8 ग्रेड में भर लिया है। सभी बच्चे देख करके इसको भर लेंगे। ठीक है, चलिए।